जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो को भी आउटडोर में ही शूट किया हुआ है और मुझे पता है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे इस वीडियो में भी, पर मैं चाहती थी कि आप एक्सपीरियंस करें जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और बैकड्रॉप में जिसे आप देख रहे हैं वो है रोमी। हेलो और वेलकम बैक। मैं हाजिर हूँ आशा आपकी खिदमत में। आज की वीडियो दोस्तों कुछ ख़ास है। हम कुछ ऐसी किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो दरअसल बहुत ही उम्दा कलेक्शन है कविताओं का, और ये कुछ ऐसे कवि और कवियत्रियों से हैं भारत के जो काफ़ी जाने माने हैं। आपने इनका नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनकी कविताओं के बारे में आपने सुना होगा। तो कुछ ऐसे ही कवियों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। मैं यहाँ पर किताबों के बारे में बात करती हूँ, कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें आप ना पढ़ें तो ठीक है, और लेखकों के बारे में बात करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर बात करती हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे जो ऊपर बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट में पहली किताब जो है वो है अमृता प्रीतम की मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। 2002 में लिखी हुई अमृता प्रीतम की आखिरी किताब है। इसमें अमृता प्रीतम जी ने अपनी ज़िंदगी के 80-84 वर्षों की दबी हुई कुछ यादें, कुछ तमन्नाएं, कुछ ख्वाहिशें, इनसे जुड़ी कुछ चीज़ें इस किताब में उन्होंने लिखी हैं। आज 2023 में भी अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इन कविताओं में कितनी ताजगी है, आज भी ये कितनी नई लगती है और किस लेवल पर आप इन कविताओं से, अमृता जी की शब्दों से आप जुड़ पाते हैं। दोस्तों, अगली जिस किताब के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है तरकश, जो है जावेद अख्तर की लिखी हुई। अब जावेद अख्तर साहब को कौन नहीं जानता, या उनकी कविताओं से, उनकी गज़लों से, उनकी शायरियों से कौन ही वाकिफ़ नहीं है। मैंने ये किताब जब उठाई तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है इस किताब से, क्योंकि मैंने पहले जावेद अख्तर साहब की कोई किताब पढ़ी नहीं थी। एक तरीके से ये अच्छा ही था, क्योंकि अगर आप जानते हो कि किस तरीके का, किस दर्जे का काम किसी लेखक का होता है, तो आप जाने अनजाने कंपैरिजन करने लगते हैं और एक तरीके से ये सही नहीं होता है। तो अब जो कि मैं ये किताब पढ़ चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ही हुआ कि मैं इसके बारे में पहले कुछ नहीं जानती थी। जावेद अख्तर जी की जो ये किताब है तरकश, ये उनके ज़िंदगी के कुछ पहलुओं से जुड़ी हुई है। इनमें काफ़ी सारी गज़लें हैं, शायरियाँ हैं, कुछ कविताएं हैं, और एक उनका जो अंदाज़ है शायराना वो इसमें प्रतीत होता है, वो इसमें दिख कर आता है, उठ कर आता है। और चुनिंदा कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल करना, उर्दू की खासियत का जो प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें इनमें, इन कविताओं में, इन शायरियों में उठकर आती है। एक चीज़ ख़ास इस किताब के बारे में यह थी कि जावेद अख्तर साहब ने एक प्रेफेस जिसे कहते हैं, एक इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, उन्होंने शुरुआत में दी है इस किताब में, और वो उन्होंने बताया है कि उनकी ज़िंदगी जो है बॉलीवुड से जुड़ने के बाद किस तरह बदली, किस तरह चेंज हुई, या किस तरीके का उन्हें मोटिवेशन मिला और लिखने का और उम्दा लिखने का। ये सारी चीज़ें पढ़कर जब आप कविता पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि उस वक्त, उस कविता को लिखते वक्त शायद एक मनोभावना जिसे कहते हैं अख्तर साहब की कैसी रही होगी। उनकी बेटी जोया अख्तर जी जो है, उनके लिए अख्तर साहब ने इसमें एक कविता लिखी है जो मुझे लगा बहुत ही प्यारी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए यह कविता। तो इसमें कुछ ऐसी ही कविताएं हैं दोस्तों जो पढ़कर आपको ये एहसास होता है कि कोई भी बड़ा कवि या लेखक वैसे पलों से गुज़रता है जो एक आम आदमी भी गुज़रता है। दोस्तों, इस कलेक्शन में अख्तर साहब ने ज़िंदगी के काफ़ी सारे पहलुओं को निचोड़ा है और उनके बारे में लिखा है, जैसे कि भूख, बेघरी, गुमनामी, लाचारी, एकाकी, भीड़, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शहरों में आप आमतौर पर देखते हैं, और उन सारी चीज़ों के बारे में बड़ी गहराई से अख्तर साहब ने इसमें लिखा है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप उनके ख़यालों से रूबरू होते हैं और आप ये देखते हैं कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो भी वैसे कुछ
पलों से गुज़रता है, जो कि काफ़ी आम है और हर किसी के ज़िंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, अगली जो किताब है वो है राहत इंदौरी साहब की नाराज़। जैसा कि शीर्षक है इस किताब का नाराज़ी, तो इन शायरियों में, गज़लों में भी इंदौरी साहब की नाराज़ी जो है, जो संसार में होने वाली कुछ चीज़ों को लेकर है, जिससे वो सहमत नहीं है, उन चीज़ों के प्रति उनकी नाराज़ी व्यक्त होती है इसमें। और कहीं न कहीं शायद उनकी कोशिश इस किताब से यह रही है कि ये चीज़ें किसी तरह बदली जाएँ, लोगों का नज़रिया जो है उसे बदला जाए। बहुत ही संवेदनशील होते हुए एक व्यंग्यात्मक तरीके से इस चीज़ को जो है यहाँ पर लिखा गया है। यह तो हम जानते ही हैं कि इंदौरी साहब जो हैं वो अपने लेख के लिए और अपने उर्दू के लिए जाने जाते हैं। तो इन शायरियों में भी, गज़लों में भी उर्दू पर जो उनकी पकड़ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें नज़र आती है। काफ़ी सारी गज़लें ऐसी हैं जो हमारे ज़हन में बैठ जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हम अपने इर्द-गिर्द होते हुए देखते हैं। काफ़ी लोग इससे किसी हद तक रिलेट भी कर पाएँगे, क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाते भी हैं और कुछ लोग कुछ जो करना चाहते हैं वो नहीं भी कर पाते हैं। तो एक तरीके से हर कोई इन शायरियों से, गज़लों से रिलेट कर पाएगा और कहीं न कहीं अपने आप से ये प्रश्न करेगा कि इन चीज़ों को बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब मैं आपके साथ वो एक कविता, वो एक शायरी, वो एक गज़ल शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ रह गई, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबान सी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो, ज़हर ये भी पी लिया मैंने। अभी ज़िंदा हूँ लेकिन सोचता रहता हूँ खलवत में कि अब तक किस तमन्ना के सहारे जी लिया मैंने। उन्हें अपना नहीं कह सकता, मगर इतना भी क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने। अगली जो किताब है दोस्तों वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ चुनी हुई कविताएं, और ये बहुत ही ख़ास है और पाठक जो है इस किताब को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी खासियत यह है कि इन कविताओं को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद लिखी है और उन्हीं की हैंडराइटिंग में इस किताब को छापी गई है। उनकी कविताओं में उनकी देशभक्ति जो है, उनका देश प्रेम जो है, अपनों के लिए, अपने देशवासियों के लिए जो उनका प्रेम है, वो इन कविताओं में उभर कर आता है। इन कविताओं को पढ़ने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आगे बढ़कर दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए, भलाई की एक राह चुनने के लिए। और ये चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी पावरफुल है एक तरीके से। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच तो नहीं रहे, पर जब भी कोई भी इस कविता को पढ़ेगा तो देशभक्ति से, देश प्रेम से उसका दिल जो है वो भर उठेगा। साहिर लुधियानवी जी के बारे में कौन नहीं जानता। बॉलीवुड में उनका कंट्रीब्यूशन जो रह चुका है, गीतों को लेकर, गज़लों को लेकर, ये हर कोई जानता है और शायद हर कोई साहिर प्रेमी है। खैर, मैं भी हूँ और इसलिए जिस किताब के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, यह एक बहुत ही ख़ास किताब है, क्योंकि ये साहिर जी की सबसे पहली किताब है और इसका नाम है तलखियाँ। उर्दू उन्हें हमेशा से पसंद थी और उर्दू में वो अपने आप को और ज़्यादा कायम कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने ये किताब लिखी तो बहुत शुरुआती एक जो उनके ख्याल रह चुके हैं शेर व शायरी को लेकर, गज़लों को लेकर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर की गई हैं। उनकी लिखने का जो तरीका है वो कितना बदला है वक्त के साथ, वो किस तरह उभरे हैं एक कवि की तरह, एक शायर की तरह, वो हमें दिखता है। ह्यूमन इमोशंस को लेकर, एहसास को लेकर उनका जो एक नज़रिया था, उनका जो एक पहलू था, वो यहाँ पर दिखता है हमें। और जिस तरीके से वो इन चीज़ों को व्यक्त कर पाते थे शब्दों में, शायद ही कोई उतार पाता था। साहिर लुधियानवी जी की तलखियाँ, ये जो किताब है, उनकी जो पहली किताब है, इसमें एक जो गज़ल है या आप शायरी कह सकते हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तुम्हें उदास सी पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियाँ, वो तबस्सुम, वो कहे न रहे, हर एक चीज़ को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तहशीर बन गई हो तुम। अगली किताब जो है मेरी लिस्ट में वह है रात पश्मीने की, जो कि गुलजार साहब की लिखी हुई है। इस कलेक्शन में गुलजार साहब ने कुछ ऐसी शायरियाँ, कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं जो आप शायद और
कहीं ना पढ़ें, जो आपको शायद और कहीं ना मिले। इनका जो एक रस है, जो एक फ्लेवर है, वो बहुत ही अलग है उनकी आम राइटिंग से। जो वो गीत लिखते हैं बॉलीवुड के लिए या जो आम तौर पर वो शेरो शायरी करते हैं, उनसे राहत पश्मीने की जो कविताएं हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। उन्होंने ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को उठाकर उन पर अपने ख़यालात इसमें प्रदर्शित किए हैं। चाहे वो रात की चांदनी हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो मौन हो, ऐसी सारी कुछ पहलुओं पर गुलजार साहब ने अपनी एक उम्दा स्टैंडर्ड स्टाइल में जो है अपनी ख़यालात इसमें व्यक्त किए हैं। और अगर आप गुलजार साहब के फ़ैन रह चुके हैं तो ये किताब आपको काफ़ी पसंद आएगी। आखिरी में दोस्तों बात करना चाहूँगी पीयूष मिश्रा जी की तुम मेरी जान हो रज़िया बी, इस किताब के बारे में। इस किताब में मिश्रा जी ने अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही ख़ास, बहुत ही करीबी पलों और करीबी लोगों के बारे में लिखा है। और ज़्यादातर ये कविताएं काफ़ी लंबी हैं और ऑलमोस्ट इसमें एक कहानी जो है उन्होंने उतारी हुई है कविता के रूप में। तो ये पढ़कर आपको ये आभास तो ज़रूर होता है कि कैसे उन पलों में वो कुछ एहसासों के साथ उलझे थे और किस तरह कुछ चीज़ों को उन्होंने अपने सीने से लगाए रखने की कोशिश की, कुछ चीज़ों को उन्होंने खो दिया। इन सारे चीज़ों के बारे में पीयूष मिश्रा साहब ने इस संग्रह में लिखा है। ये जो है बहुत ही छोटी सी किताब है, मेरे ख्याल से शायद 100 पेज भी ना हो, पर इनमें लिखी हुई, इनमें व्यक्त की हुई भावनाएं जो हैं वो बहुत ही गहराई युक्त हैं और एक अलग ही तरीके का एहसास आपको होता है इन कविताओं को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों ये थी कुछ किताबें जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी आज के वीडियो में। ये किताबें मेरे लिए बहुत ख़ास है। किसी भी दिन मैं कोई भी ये कविता उठाकर इनमें से कुछ शायरियाँ, कुछ गज़लें मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ती हूँ इन्हें। और ये चीज़ मैं जानती हूँ कि अगर आप ये किताबें पढ़ें तो आपका भी मन करेगा कि किसी शाम चाय की एक प्याली पर इस किताब को उठाया जाए और इसमें लिखी हुई लेखक की, कवि की भावनाओं के साथ जुड़ा जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें और अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। जाते जाते आपसे बता दूं कि मेरी अपनी जो कविता की किताब है वो बहुत ही जल्दी आ रही है दोस्तों, और अगर आपका मन करे तो आप उसे भी ख़रीदें और ज़रूर पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको मेरी कविता कैसी लगी। दोबारा जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नए किताब के साथ। तब तक के लिए बी रीडिंग, बी इंस्पायरिंग। गुड बाय।